हमारी जो बेटा अभी जो क्लास होगी इसमें मैं कुछ आपके सामने एमसीक्यूज पुट करूंगा और आप लोगों ने उसके जो है वो आंसर देने हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कितने लोगों का आंसर ठीक है, कितने का गलत, और फिर उसको साथ डिस्कस भी करेंगे। फूड जो है वो इसमें काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? फूड बेटा आपका काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? फूड जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। फूड आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। इट इज नॉट काउंटेबल। इसको जो है वो हम लोग काउंट नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम महसूस कर सकते हो, बट हम अपने फाइव सेंसेस से उसको टच ना कर सकते हो, बट वी कैन फील। तो उसको जो है वो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। एक सेंटेंस में और लिखता हूँ, दिस इज माई पेन। इसमें माई जो है वो क्या है? इनमें से बेटा कौन सा जो है वो आंसर ठीक है? दिस इज माई पेन। तो ये इसमें माई जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव एडजेक्टिव है या रिलेटिव प्रोनाउन है? एक बात याद रखिएगा बच्चे, पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं माइन, योर्स, हर्स, देयर्स, एटसेट्रा। ये आपके पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं और ये हमेशा नाउन के बाद आते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन कभी भी नाउन से पहले नहीं आता। तो माई अगर पोजेसिव प्रोनाउन है तो फिर ये नाउन के बाद होना चाहिए था, नाउन से पहले नहीं होना चाहिए था। तो जब ये नाउन से पहले है तो इसका मतलब ये है कि ये पोजेसिव प्रोनाउन हो नहीं सकता। रिलेटिव प्रोनाउन ये नहीं होते, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन हु, होम वगैरह वो होते हैं। तो रह गया ये पोजेसिव एडजेक्टिव। तो माई जो है वो आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है। पोजेसिव एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम पोजेशन शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये हमेशा कहां पर इस्तेमाल होते हैं? नाउन से पहले। जबकि पोजेसिव प्रोनाउन हमेशा नाउन के बाद इस्तेमाल होते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन कभी भी नाउन से पहले जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल इसकी, दिस पेन इज माइन। तो इसमें माइन क्या होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव प्रोनाउन? इसमें ये पोजेसिव प्रोनाउन होगा क्योंकि ये नाउन के बाद इस्तेमाल हो रहा है। यहां पर ये नाउन से पहले इस्तेमाल हो रहा है तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। एक और पे मूव करते हैं हम लोग। फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री। इसमें फ्रेंडशिप जो है वो क्या है? ये तीन ऑप्शंस हैं, इन्हीं में से बता दें। फ्रेंडशिप एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, काउंटेबल, ये कौन सा नाउन है? फ्रेंडशिप जो है वो आपका, ये आपका जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रेंडशिप को हम महसूस कर सकते हैं, हम इसको टच नहीं कर सकते। हाँ, फ्रेंड को जरूर टच कर सकते हैं। के बाद
जी, listened is which type of verb? रेगुलर, इरेगुलर, न्यूट्रल या नन, इनमें से कोई भी नहीं। लिसन जो है वो कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है, या कौन सी जो है वो रेगुलर है? शाबाश बेटा, जो लोग कह रहे हैं ना इरेगुलर, उनको जो है वो मेरी तरफ से बहुत बहुत शाबाश, क्योंकि आप लोगों ने जो है ना सही आंसर दिया है। एक्चुअली दो तरह के वर्ब्स होते हैं, गौर करिएगा। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है उसमें सेकंड या थर्ड फॉर्म में आपके ईडी आएगा, और कुछ में ईडी नहीं आता, जिनमें आखिर में ईडी आएगा, जैसे लिसन फर्स्ट फॉर्म है, लिसन लिसन थर्ड फॉर्म है, तो इसके अंदर दोनों में सेकंड और थर्ड में आखिर में ईडी आ रहा है, तो ऐसे वर्ब को रेगुलर वर्ब्स बोला जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ये नहीं होता, लाइक सी, सा और सीन, इनमें ईडी नहीं आ रहा, तो सी जो है वो आपका इरेगुलर वर्ब होगा। जिनमें ईडी आता है वो आपके रेगुलर वर्ब, जिनमें ईडी नहीं आता वो आपके इरेगुलर वर्ब, और कुछ आपके न्यूट्रल रहते हैं जिनमें ऑब्वियसली गो वेंट गॉन किस में आएगा, ये आप लोग बताएंगे। एक बच्ची पूछ रही है सर गो वेंट गॉन किस में आएगा, ये आप लोग बताएंगे किस में आएगा, रेगुलर में या इरेगुलर में? इरेगुलर में आएगा ऑब्वियसली। और कुछ होते हैं जो न्यूट्रल रहते हैं, जिनके जिनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, वो न्यूट्रल वर्ब्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कट, इसकी सेकंड फॉर्म भी कट होगी, इसकी थर्ड फॉर्म भी जो है वो कट होगी। पुट, सेकंड फॉर्म भी पुट और थर्ड फॉर्म भी पुट। स्प्रेड, सेकंड फॉर्म भी स्प्रेड और थर्ड फॉर्म भी स्प्रेड, तो ये न्यूट्रल जो है वो आपके नाउन होंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जो ईटन की बेस फॉर्म क्या होगी? व्हाट विल बी द बेस फॉर्म ऑफ? बेसिकली फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होती हैं वो तीन होती हैं, वैसे तो लोग चार भी कंसीडर करने लगे। तीन होती है। पहली होती है बेस फॉर्म, जिसे हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। दूसरी होती है पास्ट सिंपल, जिसे हम सेकंड फॉर्म बोलते हैं। और तीसरी होती है पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं। और जो जिस फॉर्म में आईएनजी लगता हो उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, जिसे लोग फोर्थ फॉर्म कहते हैं, वो जिसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, एंड फोर्थ फॉर्म इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब एक सेंटेंस आ रहा है बेटा, इसको जरा आपने बताना है कि आइडेंटिफाई करना है इसमें पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। जी, इसमें जो अ बुक है, ये वाला पार्ट, सॉरी, बॉट, बॉट की बात करें। बॉट जो है वो आपका कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव?
इसमें आपका जो बॉट है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिन्हें अपना जो ये जिस सेंटेंस में इस्तेमाल हो तो इनको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल शी बॉट के बाद अगर हम बुक को खत्म कर देते हैं तो हमें नहीं पता चलेगा कि क्या खरीदा उसने, बात इनकम्प्लीट रहेगी। ही रोट, उसने लिखा, क्या लिखा, हमें मजीद एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। शी पास्ड, क्या पास्ड, मर गई, क्या हो गया? शी पास्ड, आगे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कहां पर पास, जो कोई पेपर पास किया है, कोई ब्लड टेस्ट पास किया, क्या पास किया उसने। तो हमें हमेशा ऑब्जेक्ट की जरूरत रहेगी, तो वहां पर इस तरह के जो हमारे वर्ब्स होते हैं इनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। और कुछ होते हैं जिनके अंदर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वो बगैर ऑब्जेक्ट के ही अपनी बात क्लियर कर देते हैं, और ये नॉर्मली सेंटेंस के लास्ट में यूज होते हैं। ही इज लाफिंग। अब हमें लाफिंग का मतलब पता है कि क्लियर हो रहा है कि कोई मुस्कुरा रहा है, इसके साथ किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, उसके बगैर भी बात क्लियर हो रही है। तो फिर लाफिंग हमारा कौन सा वर्ब होगा? लाफिंग हमारा होगा, कौन सा वर्ब होगा? लाफिंग हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, लाफिंग जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो आपका बन जाएगा। चले आप सब लोग एक एक सेंटेंस टाइप करें जिसमें एक इंट्रांजिटिव वर्ब आ रहा है। कोई एक सेंटेंस टाइप करें आप सारे लोग, जिसमें मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको इंट्रांजिटिव वर्ब पता चल गया कौन सा। जी, ही इज फ्लाइंग, ठीक है, बिल्कुल सही है। रिलेटिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, ये जो अंडरलाइन किया है मैंने पार्ट सेंटेंस का, ये कौन सी क्लॉज है? रिलेटिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, या नाउन क्लॉज है? विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के आगे जो पार्ट है वो रिलेटिव क्लॉज कहलाती है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी होगी? रिलेटिव क्लॉज है। और रिलेटिव क्लॉज हमेशा उस नाउन के बाद आनी चाहिए जिसको वो एक्सप्लेन कर रही होती है। रिलेटिव क्लॉज हमेशा उस नाउन के बाद आती है जिसको वो एक्सप्लेन करती है। यहां पर बुक, ये जो विच आई बॉट यस्टरडे, ये बेसिकली उस बुक के बारे में बता रहे हैं जिसको हमने कल खरीदा था। तो ये रिलेटिव क्लॉज हमेशा उसी नाउन के बाद आएगी जिसको वो एक्सप्लेन करेगी। एक सेंटेंस और लिखते हैं। ये सेंटेंस ठीक है या गलत है? आई मेट अ डॉक्टर, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक है या गलत है? ये गलत सेंटेंस है। गलत इसलिए है क्योंकि ये जो रिलेटिव क्लॉज है ये हमेशा उस नाउन के बाद आनी चाहिए
जिसको वो एक्सप्लेन करती है। तो ये जो रिलेटिव क्लॉज है ये किसको एक्सप्लेन कर रही है? उस डॉक्टर को एक्सप्लेन कर रही है जो कि नर्वस है। तो ये ग्रामेटिकली गलत जगह पे लगी हुई है, इसको हटाएंगे यहां से और यहां पे लगा देंगे। अब ये सेंटेंस ठीक है या गलत है? अभी ये सेंटेंस ठीक है या गलत है? अभी भी ये सेंटेंस गलत है। और गलत इसमें अब गलती क्या है? इसमें गलती ये है कि इसमें आप अपोजिटिव कोमा लगाते हैं। अपोजिटिव कोमा वो चीज उस जगह पे लगता होता है जब आप किसी ऐसे पार्ट ऑफ सेंटेंस को रिमूव ऐसे पार्ट ऑफ सेंटेंस के गिर्द वो पॉजिटिव कोमा लगाते हैं जो कि अननेसेसरी होता है, उसके बगैर भी बात कंप्लीट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको रिमूव कर दें, अभी भी बात क्लियर है, आई मेट अ डॉक्टर इन लाहौर, बात क्लियर है। इसका मतलब है कि वो अननेसेसरी पार्ट है। तो इसको इसके गिर्द हम लोग हमेशा क्या लगाएंगे? अ पॉजिटिव कोमा लगाएंगे। अदरवाइज आपकी जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी। उसके बाद आगे आ जाते हैं। जी, डक वाज फ्लोटिंग और स्विमिंग या नन इन द पॉन्ड। बेटा फ्लोट तो बेजान चीज के लिए यूज नहीं होता, फ्लोटिंग और स्विमिंग जानदार चीजों के लिए यूज होता है। मतलब लकड़ी का जो तख्ता होता है वो फ्लोट करता है, इंसान जो है वो स्विम स्विम करते हैं। एग्जैक्टली यही वजह है कि यहां पर फ्लोटिंग आएगा। बर्ड्स जितने भी होते हैं उन सब के साथ हम फ्लोट लगाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो कोशिश नहीं करते, वो आर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, पाँव का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, और वो पानी के बहाव के साथ खुद ही बह रहे होते। अगर आपको तैरने के लिए जो है वो हाथ पांव मारने पड़े तो आप स्विमिंग लगाते हैं। स्विमिंग में फिजिकल एनर्जी, फिजिकल एफर्ट जो है वो लग रही होती है। फ्लोटिंग में आप खुद ब खुद पानी के बहाव के साथ जा रहे होते हैं। डॉग स्विम करता है या फ्लोट करता है? बेटा अंदर क्यों नहीं जाएगी? डक का कोई कर्फ्यू लगा हुआ पानी के अंदर, वो नहीं जा सकती। डॉग स्विम करता है। डॉग स्विम करता है। अक्सर हॉलीवुड की मूवीज में आपने देखा होगा कि डॉग जो है वो पानी के अंदर गिरता हो तो नीचे से पानी का व्यू दिखाते हैं, वो हाथ पांव मार रहा होता है। तो डॉग स्विम करता है। हाँ जी, इसका फ्लोट होगा, डॉग का स्विम होगा। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है जी। इस सेंटेंस में टू जो है वो क्या है? शी रिस्पॉन्डेड टू क्विकली। शी रिस्पॉन्डेड टू क्विकली। अच्छा, जो लोग एडवर्ब कह रहे हैं, एडवर्ब के लिए तो जरूरी नहीं होता कि वर्ड के आखिर में एल वाई आए। नहीं, जरूरी नहीं होता, बिल्कुल ठीक है, जरूरी नहीं होता।
बेसिकली ये यहां पर जो टू है ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है या एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि किसी दूसरे वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी दूसरे एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को जो है वो मॉडिफाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्विकली भी एक एडवर्ब है, ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। और टू जो है ये बता रहा है कि एक काम उसने जल्दी रिस्पॉन्ड किया या क्विकली रिस्पॉन्ड किया। और टू लगाने से हमें पता चल गया कि जल्दी में भी बहुत जल्दी। तो इसने टू ने जो है वो क्विकली को मजीद मॉडिफाई कर दिया, तो यहां पर टू जो है वो आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। और क्विकली अभी मैंने आपको बताया एडवर्ब कौन सा है, ये कौन सी कैटेगरी का एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर है ये, आपको किसी काम के करने का तरीका बता रहा है कि किस तरीके से जो है वो काम हो रहा है। जी, 11 और 12 दोनों का बता दें। इन दोनों का जो रिलेशन है आपने याद रखना है कि लिटिल का मतलब होता है कुछ ना होना, लिटिल का मतलब है जीरो। आ लिटिल का मतलब है माइनर। समय यहाँ पे एग्जाम डायग्राम से समझा देता हूँ। ये ग्लास है, इसके अंदर अगर सिर्फ एक ड्रॉप पड़ा है पानी का तो ये लिटिल वाटर है। अगर इतना सा पानी पड़ा है, एक घूंट पड़ा है, तो ये आ लिटिल वाटर है। और अगर कंसिडरेबल अमाउंट है, नॉट कंप्लीटली फिल, बट इतना है कि हम उसे कंसीडर कर सकते हैं, तो ये द लिटिल होगा। अब ये जो सेंटेंस था इसका मतलब ये है कि मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए, थोड़ा सा पानी चाहिए। अगर लिटिल कहेंगे तो इसका मतलब है कि मुझे पानी नहीं चाहिए। लिटिल का मतलब आप समझ लें कि इसका मतलब होता है नो या जीरो। आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। तो हमें यहां पर आ लिटिल लगाना होगा, प्लीज ब्रिंग मी अ लिटिल वाटर। और यहां पर फ्यू का मतलब भी सेम उसी सेंस में होगा। फ्यू का मतलब है जीरो, कोई भी मौजूद नहीं है। आ फ्यू का मतलब है कुछ, एक दो तीन चार मौजूद हो सकते हैं। दा फ्यू का मतलब है कि अगर 50 की क्लास है तो उसमें से 15-20 लोग जो है वो मौजूद होंगे। पूरी क्लास अभी भी नहीं है, बट कंसिडरेबल अमाउंट है। तो यहाँ पर सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा? आ फ्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पर बात पहले ही हो रही है कि क्लास में बहुत थोड़े लड़के जो है वो, या कुछ लड़के मौजूद थे क्लास में।
जी। फॉर इज विच टाइप ऑफ कंजंक्शन? कॉरिलेटिव, सबऑर्डिनेटिंग? ये जो है बेटा आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो आपकी फॉर है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐसी कंजंक्शन को बोला जाता है जो दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस या दो क्लॉजेस को जो है वो आपस में जोड़ती हैं। इसको आप याद रखने के लिए ये एब्रीवेशन बना ले, फैन बॉयज। इसमें एफ जो है वो फॉर को शो करता है, ए जो है वो एंड को शो करता है, एन जो है वो नॉर को शो करता है, आपका बी जो है वो बट को शो करता है, ओ और को शो करता है, वाई येट को शो करता है, और एस जो है वो सो को शो करता है। तो ये सारी की सारी आपकी जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है। जबकि कोरिलेटिव कंजंक्शन बेसिकली पेयर होते हैं वर्ड्स के, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, ये पेयर में यूज होती हैं, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होती हैं। बोथ के साथ, चले ये सवाल पूछ लेते हैं। जी। कौन सा पेयर जो है वो कंप्लीट करता है कोरिलेटिव कंजंक्शन? बोथ को। बोथ अली एज वेल एज आमिर आर करप्ट। बोथ इमाद एज वेल एज आमिर आर जोकर या फिक्सर। एंड आएगा या ओ एज वेल एज आएगा? हमें बोलने में एज वेल एज अच्छा लगता है, लेकिन बोथ के साथ एंड का कॉम्बिनेशन है। बोथ के साथ एंड आता है। बोथ अली एंड आमिर आर गुड फ्रेंड्स। बोथ अली एंड आमिर आर गुड फ्रेंड्स। जी। ही लाइक्स सच बॉयज डैश आर हार्ड वर्किंग। सच दैट, हम कोरिलेटिव कंजंक्शन सच दैट यूज करते हैं, ना कि सच एज यूज करें या सच हु यूज करें। सच और हु का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। कोरिलेटिव कंजंक्शन सच के साथ हमेशा क्या लगता है? दैट लगता है। तो बी जो है वो आपका राइट आंसर है। सच दैट ही लाइक्स सच बॉयज दैट आर हार्ड वर्किंग। दैट आर हार्ड वर्किंग। उसके बाद एक और पे आ जाते हैं। ये सेंटेंस ठीक है या गलत है?
क्या गलती है इसमें? हु वॉज, ठीक है। हु वॉज, ठीक है। अब ये ठीक है? किस किस को लगता है कि ये सेंटेंस अभी भी गलत है? प्लीज रेज योर हैंड्स जिनको लगता है ये गलत है। ये सेंटेंस अभी भी गलत है, अभी भी गलत है। अब आपने एक बात माइंड में रखनी है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी प्रोनाउन आएगा वो अपने सब्जेक्टिव केस में आएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी प्रोनाउन आएगा वो अपने सब्जेक्टिव केस में आएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। तो हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसको सब्जेक्टिव केस में लिखना है। इट वॉज ही हु वॉज प्लेइंग फॉल गेम। अब हु के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो किस प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली लगेगा? वो इस प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली लगेगा जो कि हु से पहले है, जो कि हु से पहले है। तो वो ही है तो ही के साथ वॉज लगता है। अगर ये यूं होता, इट इज आई हु एम प्लेइंग क्रिकेट, ये सही है या गलत है? ठीक है, यहां पर ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हु से पहले आई है जो कि अपने सब्जेक्टिव केस में है, और हु के बाद जो प्रोनाउन, जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हु से पहले वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली आएगा। तो हु से पहले आई है तो यहां पर फिर हम लोग एम लगाएंगे। तो इट इज आई हु एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इट इज आई हु एम प्लेइंग क्रिकेट, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। लिख दें, कोई इशू नहीं है। बच्चे इसमें आपका आएगा, अक्सर बच्चों के मैसेज आते हैं, सर कैन आई कॉल यू। तो इसका मतलब होता है कि वो तड़ी दे रहे हैं, सर मैं आपको कॉल करके दिखाती हूँ या आपको कॉल करके दिखाता हूँ। एक्चुअली जब आप कॉल करने की बात कर रहे थे, यू आर सीकिंग परमिशन, तो आप कहेंगे सर मे आई कॉल यू। तो यहाँ पर होता है मे आई कॉल यू, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है बी। बट मेजोरिटी आप, हम लोग, मैं खुद अक्सर बाजूकात गलती में जो है वो कैन आई कॉल यू लिख देता हूँ, तो वो गलत हो जाता है। परमिशन लेने के लिए हम लोग जो है वो क्या लगाते हैं? मे लगाते हैं, ना कि कैन लगाते हैं। करें, स्मोकिंग कैन कॉज कॉज कैंसर, या स्मोकिंग में कॉज कैंसर, या नन, दोनों में से कोई नहीं आएगा। जब हम किसी चीज का इम्कान बता रहे हो, किसी चीज की पॉसिबिलिटी बता रहे हो, तो फिर हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी चीज की पॉसिबिलिटी,
कि स्मोकिंग से पॉसिबल है कि कैंसर हो सकता है, तो हम फिर कैन का इस्तेमाल करेंगे, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। तो राइट आंसर जो है वो आपका ए है। जब किसी चीज की पॉसिबिलिटी हम बता रहे हो तो उस वक्त जो है वो हम लोग ये काम करते हैं। जी, तीनों का मतलब चाहिए होता है, तीनों का मतलब जो है वो चाहिए होता है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। जब हम कहते हैं कि हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए, जब हमें कोई काम करना चाहिए तो हम शुड लगाते हैं। जब हम कहते हैं कि मतलब आई शुड प्रिपेयर फॉर एग्जाम, मुझे इम्तिहान की तैयारी करनी चाहिए, जब कोई मुझे कहता है कि मुझे जरूर इम्तिहान की तैयारी करनी चाहिए, फिर मैं लगाता हूं आई मस्ट प्रिपेयर फॉर एग्जाम। क्योंकि जब जरूर चाहिए का वर्ड आ जाता है तो फिर हम शुड को रिप्लेस कर देते हैं मस्ट के साथ। और जब हम ये कहते हैं कि कोई काम हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है, लाइक माँ बाप की खिदमत करना, बड़ों का एहतराम करना, तो उस सूरत में हम शुड और मस्ट दोनों को इग्नोर करके ऑट टू लगाते हैं। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आर एल्डर्स। जब हम कोई काम हमारी इखलाकी जिम्मेदारी होती है तो हम उसको क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं शुड को और मस्ट के साथ, मस्ट को ऑट टू के साथ। तो यहां पर फिर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या होगा? he dash win the game if he dash work, if he dash hard। बेटा आपके पास कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें वैसे तो जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। यहाँ पे मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा। फर्स्ट कंडीशनल, उसकी निशानी ये होती है कि वैसे ये क्या कहते हैं इसमें, इसको मैं हटा देता हूँ। अब बताएं, अब राइट आंसर क्या होगा? अब राइट आंसर जो है वो आपका सी होगा। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है, एक इफ क्लॉज होती है जिसे हम कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं, ठीक है, और एक आपकी जो है वो रिजल्टिंग क्लॉज होती है कि अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता। तो अगर इफ क्लॉज के बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट हो
तो जो रिजल्टिंग क्लॉज है वहां पर हम क्या लगाते हैं, वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल करते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज होती है। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होगी, फर्स्ट। अब यहाँ पर इन कॉम्बिनेशन में देखें तो अगर यहाँ पर वुड आ रहा है तो यहाँ पर वर्क आ रहा है, तो दोनों चीजें जो है वो मैच नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर अगर वर्क आ रहा है तो यहाँ पर विल आना चाहिए था। फिर यहाँ पर अगर एक जगह विल आ रहा है तो फिर दूसरी जगह भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए थी, ये भी बात जो है मैच नहीं करी। ये जो तीसरी ऑप्शन है, इफ ही वर्क्स हार्ड, यानी कि यहाँ पर वर्क, तो ही विल विन द गेम। तो ये फर्स्ट कंडीशनल की निशानी है कि ये जो सी पेयर है ये फर्स्ट कंडीशनल बन रहा है कि इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द गेम। जो सेकंड कंडीशनल होते हैं उसमें क्या होता है, सेकंड कंडीशनल में इफ क्लॉज के बाद, इफ के बाद आपका पास्ट इंडेफिनेट आता है, ठीक है। और जो रिजल्टिंग क्लॉज होती है वहां पर क्या होगा, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर होता इफ ही वर्कड हार्ड, तो फिर वहां पर क्या आएगा, वहां पर ही विल विन द गेम या ही वुड विन द गेम। ही वुड विन द गेम, ठीक है, ही वुड विन द गेम। ये आपका सेकंड कंडीशनल में होता है कि सेकंड कंडीशनल में अगर इफ क्लॉज, अच्छा ये मैटर नहीं करता कि आप इसे लेफ्ट साइड पे करें या राइट साइड पे करें, मैटर ये करता है कि आप अगर इफ क्लॉज आपको नजर आ रही सेंटेंस में तो आपने समझ जाना है कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, इनकी पोजीशन आगे पीछे हो सकती है। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है थर्ड क्लॉज, सॉरी थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। इसमें क्या होगा, थर्ड कंडीशनल में इफ के बाद आपका आ जाता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट आएगा। और रिजल्टिंग क्लॉज में आपका वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होगी। कहीं पर वुड हैव बीन भी यूज हो जाएगा और कहीं पर वुड हैव, दोनों ही यूज हो सकते हैं। तो ये निशानी होगी थर्ड कंडीशनल की। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे होता इफ ही हैड वर्कड हार्ड, तो यहां पर क्या आएगा, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, तो यहां पर आना था ही वुड हैव वन द गेम, ही वुड हैव वन द गेम आना चाहिए था। तो ये इस तरीके से होगा। ये बात समझ आ रही है बेटा आपको? फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। जो फर्स्ट कंडीशनल है और सेकंड कंडीशनल है उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आपकी फर्स्ट ही आएगी, और जो सेकंड कंडीशन, जो थर्ड कंडीशनल है उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। उसके बाद बच्चे आगे मूव करते हैं। जी, क्या आएगा इस पर? एक्सेलेंट, डिडंट ही। शाबाश बेटा शाबाश, डिडंट ही, वेरी गुड। ये आपका बिल्कुल गलत आंसर है। और कोई बच्चा जो ये रट लगाई ना डिडंट ही की, जिन्होंने, वो गलत है सारे के सारे। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग।
ठीक है, ये क्वेश्चन टैग्स होते हैं। अब क्वेश्चन टैग्स में एक जरा समझ लें आपने कैसे करना होता है कि जो सब्जेक्ट आपका स्टेटमेंट में होगा टैग में भी उसी तरह का सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, जी अब यहां पर अली है तो टैग में ही आना चाहिए, यहां पर हम शी नहीं लगा सकते, यहां पर हम इट नहीं लगा सकते, दे नहीं लगा सकते। तो द सब्जेक्ट इन टैग मस्ट इन कोहेरेंस विद द सब्जेक्ट इन सिंपल स्टेटमेंट। जो सब्जेक्ट स्टेटमेंट दिया उसमें जो सब्जेक्ट है वो टैग के सब्जेक्ट के साथ मैच होना चाहिए। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब जो सिंपल स्टेटमेंट में यूज हो रहा है टैग में भी वही हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, टैग में भी क्या होगा, वो ही हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर यहां पर हैज यूज हो रहा है तो यहां पर भी हैज यूज होगा, यहां पर हैव यूज नहीं होगा या डिड यूज नहीं होगा, सेम वही होगा। अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग आपका नेगेटिव होगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा। तो ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग आपका नेगेटिव होना चाहिए। अब बताएं सही आंसर क्या है। अब आंसर जो है वो ए सही आंसर है, सब बच्चों को पता चल गया। क्वेश्चन टैग के तीन चीजें आपको पता चल गई हैं कि एक, जो टैग के अंदर सब्जेक्ट होगा वो स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के जैसा, और जो वर्ब होगा स्टेटमेंट में टैग में भी वही होना चाहिए। और अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग जो है वो पॉजिटिव होगा। इसका टैग लगाएं, इसका टैग लगाएं बेटा, क्या लगेगा इसके टैग में। ऑप्शन नहीं मैं दे रहा, सिर्फ टैग आप लोग लगाएं। बेटा अभी मैंने बताया है कि अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो टैग नेगेटिव होगा, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा। तो यहां पर इजंट ही नहीं आएगा, इज ही आएगा, इज ही। इसको टैग लगाएं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बेटा, एमपीटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, खींच के रखें काम। अभी एमपीटी की बात को छोड़े, भी इसको टैग लगाएं जल्दी से। शाबाश बेटा, जल्दी से। लेट्स नॉट राइट। बाकी बच्चे भी लगाना शुरू करें। बेटा जब आपके क्वेश्चन टैग में जो स्टेटमेंट है वो लेट्स से स्टार्ट हो, अगर आपके क्वेश्चन टैग्स के अंदर जो स्टेटमेंट है वो लेट्स से स्टार्ट हो, तो ऐसी सूरत में जो टैग हम लगाएंगे, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम हमेशा शेल वी लगाएंगे। हमेशा, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर वो लेट्स से स्टार्ट हो रहा है। ये कुछ इसके केसेस में जो है वो एक्सेप्शंस हैं क्वेश्चन टैग में। जनरल रूल वही है जो हमने डिस्कस किया है, ये कुछ एक्सेप्शंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जहां पर वो जनरल रूल जो है वो फॉलो नहीं होगा। तो अगर आपका सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट होता है या स्टेटमेंट लेट्स से स्टार्ट होती है, तो ऐसी सूरत में जो टैग लगेगा वो हमेशा शेल वी लगेगा, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो।
एक और इसका टैग क्या होगा? टेक अ सीट। टेक अ सीट प्लीज, इसको टैग प्लीज लगेगा। डोंट वी, टेक नॉट। वेरी गुड, ठीक है, यस प्लीज, वेरी गुड, ये ठीक है, यस प्लीज। देखिए बच्चे, दो चीजें होंगी। जब आप किसी को कोई इनविटेशन दे रहे होंगे, टैग क्वेश्चन में जब आप किसी को कोई इनविटेशन दे रहे होंगे, तो उसमें हम हमेशा वांट यू लगाएंगे। हम हमेशा क्या लगाएंगे? वांट यू। एक्चुअली बेटा कल दो क्लासेस बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो मुझे भी बाद में याद आया कि रिकॉर्डिंग्स दो पार्ट्स में, तो मैं दूसरा पार्ट आज अपलोड कर दूंगा। टेक अ सीट, जब हम किसी को इनविटेशन दे रहे होंगे तो हम हमेशा टैग लगाएंगे वांट यू। और जब हम किसी को कोई ऑर्डर दे रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल ओपन द विंडो, ये वैसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, तो इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि हम हमेशा टैग लगाएंगे कैन यू, कांट यू, विल यू, वुड यू। हमारी मर्जी है, इसमें से जो मर्जी लगाना चाहे लगा सकते हैं आप। कैन यू लगा दें, कांट यू लगा दें, विल यू लगा दें, वुड यू लगा दें, इट्स अप टू यू, चारों ही ठीक है। अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो उनका टैग आपने लगाना हो, तो फिर उसमें इनविटेशंस के लिए हम लोग वांट यू लगाएंगे, और ऑर्डर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये विल यू और वुड यू और कैन यू और कांट यू जो है वो लगाएंगे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस बेटा जिन्हें उर्दू में हुक्मिया जुमले बोला जाता है, मतलब जिसमें हम कोई रिक्वेस्ट, कोई ऑर्डर, कोई एडवाइस करते होते हैं। हैव अ सीट, इसमें बेटा हैव अ सीट जो है वो ये ऑर्डर नहीं है, ये बेसिकली आप उसको मेरे ख्याल में ऑफर ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर विल यू आएगा या वांट यू आएगा? अगर तो आप उसे कह रहे हैं कि घर से हैव अ सीट, तो फिर जो विल यू लगाना चाहे लगा दें आप। आगे आ जाता है जी। जब आपका सेंटेंस स्टार्ट हो somebody से, someone से, everybody से, everyone से, nobody से या no one से, तो ऐसी सूरत में हमेशा आपने जो टैग लगाना है वो लगाना है डिडंट दे। डिडंट दे जो है वो ये टैग लगेगा अगर आप जो है वो somebody, someone, इनसे जो है वो अपना सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा ये तो अब अंग्रेजों को ही पता होगा ना उन्होंने क्यों कहा, बट ये जो है वो बाय डिफॉल्ट ये रूल है कि आपने इसी को फॉलो करना है। जब आपका सेंटेंस समथिंग या नथिंग से स्टार्ट हो, तो टैग आप लगाएंगे डिडंट इट। डिडंट इट जो है वो ये टैग लगेगा। जब आपका सेंटेंस दिस से स्टार्ट हो, दिस विल वर्क, तो टैग लगेगा वांट इट।
उसके बाद बच्चे अब आपका आगे आ जाता है 23rd पार्ट। आईसी इन्वर्टेड कॉमर्स में। जी। अली आस्क्ड, आर यू प्लेइंग चेस? क्वेश्चन मार्क विल बी आउटसाइड इन्वर्टेड कोमास, इनसाइड इन्वर्टेड कोमास, एनीवेयर या नन। बेटा एक बात याद रखिएगा, एक चीज समझ लें, रिपोर्टिंग स्पीच और जो ये है ये आपकी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अगर क्वेश्चन आपका रिपोर्टेड स्पीच में पूछा गया है, अगर क्वेश्चन आपका रिपोर्टेड स्पीच में पूछा गया है तो फिर क्वेश्चन मार्क आपका इनसाइड आएगा। अगर क्वेश्चन आपका रिपोर्टिंग स्पीच में पूछा गया है तो फिर क्वेश्चन मार्क आपका आउटसाइड आएगा। अब अली आस्क्ड, आर यू प्लेइंग चेस, अब सवाल इन्वर्टेड कोमास के अंदर है या बाहर है? सवाल आपका रिपोर्टेड स्पीच में है। सवाल अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में है तो फिर क्वेश्चन मार्क भी आपका इनसाइड आएगा, इनसाइड आएगा। और अगर यूं होता, ये सेंटेंस, कोई सेंटेंस यूं होता, अब किधर आएगा? अब आएगा आउटसाइड, क्योंकि अब सवाल यहां पर पूछा जा रहा है रिपोर्टिंग स्पीच में, हैव यू वॉच द मूवी, और इन्वर्टेड कोमास में तो सिर्फ मूवी का नाम बताया होगा। अब जो है वो कहां पर आएगा, क्वेश्चन मार्क आउटसाइड आएगा। तो ये एक बहुत छोटी सी मिस्टेक है जो पंक्चुएशन के सवाल को अटेम्प्ट करते हुए बच्चे करते हैं। तो ये बाज़ औक़ात यहाँ पर ये छोटी सी चीज है, इसको माइंड में रखना जरूरी है। और ये भी पंक्चुएशन मार्क्स के लिहाज से भी आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि इन्वर्टेड को ये जो क्वेश्चन मार्क की पोजीशन है कहां पर होगी। बेटा बस नमाज का टाइम मुझे पता है हो गया, बस ये आखिरी एक चीज है। बेटा ये रूल ये है कि अगर आपका ये रिपोर्टिंग स्पीच क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच में पूछा जाए, जैसे यहां पर ये रिपोर्टिंग स्पीच में पूछा गया है, तो इन्वर्टेड कोमास बाहर आएगा। क्वेश्चन आपका रिपोर्टेड स्पीच में पूछा जाए तो क्वेश्चन मार्क आपका इनसाइड आएगा। अब एक और सेंटेंस आ जाता है, मुझे आप लोगों ने बताना है। अब मुझे बताएं कि जो कोमा है, कोमा इनसाइड आएगा या आउटसाइड आएगा? कोमा आपका इनसाइड आएगा या आउटसाइड आएगा? कोमा आपका जो है वो इनसाइड आएगा, इन्वर्टेड कोमास के अंदर की तरफ आएगा। जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच राइट साइड पे हो और रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये लेफ्ट साइड पे है और रिपोर्टिंग स्पीच राइट साइड पे, तो कोमा
अंदर की तरफ जाएगा इन्वर्टेड कोमास के। जब रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टिंग स्पीच लेफ्ट साइड पे और रिपोर्टेड स्पीच राइट साइड पे है, तो ऐसी सूरत में कोमा जो है वो बाहर की तरफ आएगा। तो ये बच्चे आज की इंग्लिश की क्लास थी, और अभी आगे और भी क्लासेस हैं, और 15 तारीख से ऑनवर्ड हमने फिर काफी